मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अपना कृषि या एग्रीकल्चर का टॉपिक मूव कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, कृषि के टॉपिक को। और कृषि एग्रीकल्चर में आधुनिक कृषि या मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं पहले दुग्ध कृषि या डेयरी फार्मिंग की। दुग्ध कृषि या डेयरी फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, देखिए जैसे अभी हमने मिक्स्ड एग्रीकल्चर या मिश्रित कृषि देखा था, उसमें हमने देखा था कि कृषि और पशुपालन एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग दोनों एक साथ करी जाती है, लेकिन दोनों पर बराबर ध्यान, समान ध्यान दिया जाता है, इक्वलेंट जो है ध्यान दिया जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है इन डेयरी फार्मिंग या दूध कृषि में, यहाँ पर भी क्या होता है एनिमल रेयरिंग है ना, या एनिमल हर्डिंग और एग्रीकल्चर दोनों किया जाता है। बट यहाँ पर बेसिक जो ऑक्यूपेशन होता है या बेसिक जिस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है वो ध्यान दिया जाता है एनिमल हर्डिंग पे, यानी पशुपालन या पशुचारण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एग्रीकल्चर या जो कृषि है वो बेसिकली केवल जानवरों को चारा प्रदान करने के लिए, एनिमल्स को फॉडर अवेलेबल कराने के लिए ही करी जाती है। तो एक तरह से पशुपालन ही है, एनिमल हर्डिंग की तरह ही ये है एक कृषि का। यहाँ पर बस इतना महत्व है कि चारा प्रदान करने के लिए या फॉडर अवेलेबल कराने के लिए जो है यहाँ पर इसमें कृषि कार्य होता है। तो इसमें क्या है हम आगे देखते हैं। दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण व नस्ल सुधार पर ध्यान दिया जाता है। इसमें किस पर ध्यान दिया जाता है? इन दिस स्पेशल अटेंशन इज पेड टू एनिमल रिप्रोडक्शन, एनिमल हार्डिंग एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, यानी हर तरह से जानवर जो हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, उनके प्रजनन, उनका जो रिप्रोडक्शन है वो प्रॉपर वे में हो, उनकी नस्ल सुधार यानी कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे काम किया जाता है, पशुचारण पे काम किया जाता है। और ऐसा करके क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो पशु है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे हम उत्पादन की प्राप्ति कर सकें। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे वर्क में जो है सारा का सारा जो पशुओं की पूरी देखभाल है ना, जो एनिमल का हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरे जो लुक आफ्टर की बात करें हम लोग, तो वो पूरा का पूरा जो है वो लुक आफ्टर जो एनिमल की जाती है या देखभाल जो करी जाती है वो पूरी की पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीकों से करी जाती है, साइंटिफिक वे में पूरा का पूरा वर्क किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं साइंटिफिक वे में कैसे पूरा वर्क कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीकों से, कि दुग्ध दोहन व अन्य कार्य सारा जो जानवरों से रिलेटेड होता है वो मशीनों से किया जाता है। मिल्किंग एंड अदर प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ आर डन बाय मशीन्स, यानी सारा का सारा जो वर्क हो रहा है यहाँ पर वो मेनली जो है मशीनों से किया जाता है। ये जो दुग्ध कृषि या डेयरी फार्मिंग होती है इसमें नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के पास ही की जाती है। ये क्या कहाँ की जाती है इसका कारण भी अभी हम देखते हैं। नगरीय औद्योगिक केंद्रों के पास क्यों की जाती है वो भी हम देखते हैं कि नियर सिटीज एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स एज दे गुड मार्केट फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि दूध और जो अदर डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनके अच्छे मार्केट, उनका जो मार्केट होता है वो शहरी होते हैं, इसीलिए नगर व औद्योगिक केंद्रों के आसपास ही इस तरह की कृषि का कार्य किया जाता है। यानी डेयरी फार्मिंग जो है वो जनरली कहाँ की जाती है? नियर सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, बिकॉज जो सिटी सेंटर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, वो गुड मार्केट फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, दे आर दीज सिटीज़ आर गुड मार्केट फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मिल्क। तो इसीलिए उनका प्रोडक्ट जो भी है, जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जल्दी से जल्दी मार्केट में जो है वो बिक जाता है या बेच दिया जाता है। अब बात की जाती है कि कहाँ कहाँ पर ये किया जाता है, कौन कौन से एरियाज़ हैं, तो उनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क और यूएसए की बात की जाती है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये किया जाता है। और यहाँ पर तो एक्चुअल में इन जो कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो ये एक तरह से एक अलग नया ऑक्यूपेशन के रूप में, एक नई इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग के बजाय वो डेयरी इंडस्ट्री के रूप में, यानी दुग्ध कृषि की बजाय हम कहें कि दुग्ध इंडस्ट्री के रूप में जो है ये पूरा का पूरा डेवलप
हो गया है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, एग्रीकल्चर भी हो रहा है प्लस एनिमल रेयरिंग भी हो रही है ना, यानी कृषि भी की जा रही है और पशुपालन भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुख्य ध्यान किस पर दिया जाता है, पशुपालन या एनिमल रेयरिंग पे। एग्रीकल्चर केवल क्या होती है, चारा उपलब्ध कराने के लिए, है ना, फॉडर की अवेलेबिलिटी के लिए केवल जो है कृषि का कार्य रह जाता है। तो ये बेसिकली ये डेयरी फार्मिंग की बजाय डेयरी इंडस्ट्री या डेयरी का इंडस्ट्रियल वर्क हो जाता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग है, एक नया तरीका जो है प्रकार की कृषि है जिसका नाम है ट्रक कृषि। अब कई बार लोग सोचते हैं कि ट्रक कृषि मतलब ट्रक पे कुछ होता होगा, नहीं, ये ट्रक कृषि नाम क्यों है वो भी हम देखते हैं आगे। और अब ध्यान रखिएगा कि ट्रक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है और आता रहता है जनरली, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग की बात करें तो इसमें साग व सब्जी की खेती की जाती है ना। किसकी कृषि की जाती है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वेजिटेबल्स आर ग्रोन, यानी सब्जियों की यहाँ पर खेती करी जाती है। अब होता क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, पहले मैं बताता हूँ। होता क्या है कि यहाँ पर इसको ट्रक फार्मिंग क्यों कहते हैं, उसका मैं आपको कारण समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये यूएसए यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर ये शुरू हुई थी। और इसमें क्या था कि खेतों में, नगरों के आसपास ही खेत होते थे, कृषि क्षेत्र होते थे, एग्रीकल्चर लैंड होते थे, वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता था बेसिकली किसका, सब्जियों का। और उन सब्जियों को रात में तोड़ा जाता था या शाम को तोड़ा जाता था, शाम को या रात को उन सब्जियों को तोड़ के ट्रक में लोड कर दिया जाता था। और फिर वो ट्रक पूरी रात ड्राइव होते थे, पूरी रात चलते थे और सुबह जो है मार्केट में ताज़ी सब्जियां पहुंचा दी जाती थी। तो यहाँ पर कृषि के में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा वो ट्रकों के ट्रांसपोर्टेशन का रहा। ट्रकों के माध्यम से जो परिवहन हो रहा था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा कि उसने, क्योंकि एक रात में या एक निश्चित समय में, है ना, इन अ सिंगल नाइट, और हम कह सकते हैं कि एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम में जो है उन्होंने क्या करा, उस फसल को, उस प्रोडक्ट को वहाँ पर पहुँचा दिया, खेतों से मार्केट तक पहुँचा दिया, खेतों से हम कह सकते हैं कि जो है बाज़ार तक पहुँचा दिया। और बाज़ार में जो है शहरों में लोगों को ताज़ी सब्जी खाने को मिली है, ताज़ी सब्जी उपलब्ध हो गई। और जब ये चीज़ होने, तो यहाँ पर जो कृषि उत्पादन के पीछे आप ये कह सकते हैं कृषि के जो करने के लिए लोग उत्साहित हुए या लोगों ने कृषि करी, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था परिवहन के साधन के रूप में ट्रकों का उपलब्ध होना। अगर ये ट्रक उपलब्ध नहीं होते, अगर ट्रकों की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो लोग इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, जो एक रात की दूरी है उस पर उतनी दूर पर कृषि नहीं कर सकते थे, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, इसीलिए। और वो ट्रक जो होते थे वो भी एसी ट्रक होते थे, यानी जो ट्रक है यूज़ किए जाते हैं जनरली वो एसी ट्रक यूज़ किए जाते हैं, ताकि उसमें सब्जी खराब किसी भी तरह नहीं होती, उनका ताज़ापन जो है वो पूरी रात में भी बरकरार रहता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि वो जो 1 नाइट का डिस्टेंस है ना, उतनी दूरी पर ही ये कृषि करी जाती है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ क्या कह रहा है कि ट्रक रात भर में दूरी तय कर सामान शहर पहुँचाते हैं, इस कारण इसे ट्रक कृषि कहते हैं। तो आप समझते हैं इसको, द डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड फार्म्स आर डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक आउट नाइट, है ना, पूरी रात में जो ट्रक जिस दूरी को कवर करता है, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। और ये होता कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ये है आपका खेत, ये आपका खेत है, फार्म, ठीक है, और यहाँ पर आपका मार्केट है, यानी बाजार। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, जनरली जो है एक रात में जो एक ट्रक जो है मूव करके कवर कर ले, एक रात में ट्रक परिवहन कर ले, परिवहन
कर ले, है ना। तो ओवरनाइट जो है ट्रक क्या करेगा, उसको ट्रैवल कर लेगा इस पूरे डिस्टेंस को, और इसी के बेसिस पर जो है इसको ट्रक फार्मिंग कहा गया। और ये जो अब ये कहा जाता है कि भाई किस जगह पर करी जाती है, तो ये क्या होती है, उतनी ही दूरी पर करी जाती है, मार्केट से उतने ही डिस्टेंस पर करी जाती है जहाँ पर ओवरनाइट जिस डिस्टेंस को ट्रक कवर कर सके। यानी शहरों से इतनी ही दूरी पर कृषि की जाती है कि भाई एक रात में जो है ट्रक जो है वहाँ पर खेत से शहर में माल पहुँचा दें। तो जैसे मैंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए में ही ये स्टार्ट की गई थी। नगरीकरण से इसका बहुत गहरा संबंध है, इसका जो है नगरीकरण से बहुत गहरा संबंध है। क्यों है, क्योंकि जो नगरीकरण या हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, अर्बनाइजेशन के कारण ही दैट टाइप ऑफ फार्मिंग जो है वो डेवलप हुई। जो ट्रक फार्मिंग है वो या ट्रक कृषि है वो नगरीकरण के कारण डेवलप हुई, क्योंकि नगर जब विकसित हुए तो नगरों तक, और नगरों की जब जनसंख्या बढ़ी और नगर विकसित हुए तो वहाँ पर सब्जी पहुँचाना या वहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स का पहुँचाना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ कंज्यूम हो रही थी, वहाँ पर उपयोग में ली जा रही थी। और इसीलिए नगरों के आसपास के क्षेत्रों में जिनकी दूरी एक रात या उससे कम समय में कवर की जा सकती थी, उन क्षेत्रों में ये कृषि की जाने लगी। तो इसलिए नगरीकरण का इससे बहुत गहरा संबंधित होता है। दिस एग्रीकल्चर डीपली एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन। क्यों है वो मैंने आपको बताया अभी। भारत में भी इसका काफ़ी विकास हो रहा है। इन इंडिया दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डेवलपिंग स्विफ्टली। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि भारत में भी अब नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। भारत में भी अब अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है भाई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सिटीज़ में, सिटीज़ बढ़ रही हैं, सिटीज़ बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर लोगों की मांग में भी वृद्धि हो रही है, जो उनकी नीड है वो भी बढ़ रही है, और नीड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली नीड को फुलफिल करने के लिए जो है इस तरह टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो नगरों के आसपास के क्षेत्रों में भारत में भी अब डेवलप हो रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ट्रक फार्मिंग। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इवन जैसा मैंने कहा कि आरपीएससी के जो पेपर्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारा आज का भी ये दुग्ध कृषि और ट्रक फार्मिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। आधुनिक कृषि या मॉडर्न एग्रीकल्चर में अभी हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है, हॉर्टिकल्चर, जो अभी हम देखते हैं। बात करते हैं फलोद्यान कृषि की। फलोद्यान कृषि या जिसे हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर जिससे हमने देखा था कि ट्रक फार्मिंग में अभी हमने देखा था कि सब्जियों की यानी वेजिटेबल्स की खेती की जाती है, वेजिटेबल्स को उगाया जाता है, वहाँ पर वेजिटेबल्स इम्पोर्टेंट होती है। हॉर्टिकल्चर में या फलोद्यान कृषि में जो है फल व फूलों की कृषि की जाती है, यानी एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। अलग अलग रीजन में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप के फूल और फल जो है वो उत्पादित होते हैं, यानी अलग अलग रीजन में, अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरह के फूल फल होते हैं। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग टाइप के फ्रूट्स और फ्लावर्स हमें कल्टीवेट होते हुए, उगते हुए दिखाई देते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो हम देखते हैं। तो कौन कौन से रीजन में हमें कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमें केला, आम और नारियल देखने को मिलता है ना। ट्रॉपिकल रीजन में हमको बनाना, मैंगो और कोकोनट मिलता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब और नाशपाती मिलता है ना। टेम्परेट रीजन में एप्पल और पेयर हमें देखने को मिलता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी, संतरा व अंगूर जो रसदार और खट्टे फल होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इन मेडिटेरियन रीजन जिनमें लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स की हम लोग बात करते हैं। और ये मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि जो फ्रूट्स और जो फ्लावर्स हैं यानी फल और जो फूल हैं उनकी डिमांड जो है, उनकी जो मांग है वो मुख्य रूप से नगरों में अधिक देखने को मिलती है, या सिटीज़ में जो है उनकी डिमांड हमें बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो ये जनरली जो है सिटीज़ के अलग अलग रीजन में उगाए जाते हैं। इसी तरह भारत में भी बात करें, भारत में फूलों की बात करें तो गुलाब व गेंदा की काफ़ी कृषि की जाती है, काफ़ी कल्टीवेशन किया जाता है इन इंडिया। रोज़ एंड मैरीगोल्ड जो है उसका कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारत में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। प्रोडक्शन जो है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा किया
जाता है। तो बेसिकली ये जो कृषि है, ये जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसे हम हॉर्टिकल्चर कह रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में ध्यान रखना है आपको कि फल व फूलों यानी कि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का एग्रीकल्चर होता है, और अलग अलग रीजन में अलग अलग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं। उन रीजन्स में उन अलग अलग टाइप के फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की एग्रीकल्चर किया जाता है। तो इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा था कृषि या एग्रीकल्चर, वो कंप्लीट होता है, एग्रीकल्चर टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में, प्राइमरी ऑक्यूपेशन के। कोशिश करेंगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में प्राइमरी ऑक्यूपेशन के टॉपिक को हम ख़त्म करें। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो है लकड़ी काटना, या इसे लंबरिंग कहते हैं। लकड़ी काटना या लंबरिंग या वुड कटिंग, ये जो वर्क है ये बहुत पुराना वर्क है ह्यूमन ऑक्यूपेशन के हिसाब से अगर बात की जाए, या हम लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन के हिसाब से बात करें तो ये एक बहुत पुराना वर्क है, बहुत प्रिमिटिव वर्क है जो हम लोग देखते चले आ रहे हैं अभी तक, जो हम लोग समझते चले आ रहे हैं कि प्राचीन काल से ही, बहुत प्रिमिटिव टाइम से ही जो है ये वर्क किया जा रहा है। और ये वर्क हम जानते हैं पहले तो लकड़ी को जलाने के लिए और जो हमारी जनरल नीड्स थी उनको फुलफ़िल करने के लिए जनरली जो है ये वर्क किया जाता था, और ईंधन के लिए मोस्ट ऑफ जो है हम लोग ये वर्क करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो लकड़ी काटना है, जो लंबरिंग है, ये वर्क पूरी तरह, ये जो ऑक्यूपेशन है पूरी तरह चेंज हो गया। पहले बेसिकली ईंधन की जो आवश्यकता थी, जो फ्यूल की आवश्यकता थी, नीड थी हमको, उसके लिए हम लोग लकड़ी काटा करते थे। लेकिन अब जो है लकड़ी काटना एक इंडस्ट्री बन गई है, और जिसमें कई कामों में जिसका यूज़ किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि भाई लकड़ी काटना है या लंबरिंग में वर्क क्या क्या आते हैं। तो लकड़ी काटना है लंबरिंग जो है उसमें बेसिकली वर्क आता है वनों से लकड़ी काटना, लट्ठे बनाना और उन्हें आरा मशीनों में भेजना, यानी कटिंग वुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, पहला लकड़ी को काटना, दूसरा मेकिंग लॉक्स यानी लट्ठे बनाना, तीसरा ट्रांसपोर्टिंग डैम टू सॉ मशीन यानी आरा मशीनों में कटने के लिए जो भी उनके जिस हिसाब से पीसेस करने होते हैं उसके लिए भेज देना। अभी हम बात करें तो बेसिकली हमारा कागज़ और फर्नीचर उद्योग यानी पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से इस लंबरिंग या लकड़ी काटने के उद्योग पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा भी बहुत उद्योग हैं, जैसे हम लोग माचिस उद्योग की बात करें, हम लोग पैकिंग सामग्री के इंडस्ट्रीज़ की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे उद्योग हैं जो लकड़ी काटने या लंबरिंग पर डिपेंडेंट हैं। इस उद्योग की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर ये काम किया जाता है, और उसमें जो मुख्य वृक्ष हैं, जो मुख्य ट्रीज हैं, वो साल, सागवान, महोगनी, चंदन और रोजवुड है। यानी एक्चुअल में ट्रॉपिकल रीजन जो है, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर ये वर्क बहुत प्राइमरी लेवल पे किया जाता है, यानी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत प्राथमिक स्तर पर ये कार्य किया जाता है ना। और ये जो कार्य किया जाता है उसमें जो मुख्य रूप से जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, कौन से क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या ट्रॉपिकल रीजन में, वो है साल, टीक, महोगनी, सैंडलवुड और रोजवुड। ये बेसिकली ट्रीज है जिनका उपयोग जो है जो ट्रॉपिकल रीजन में या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जिनका यूज़ जो है हम लकड़ी काटना है लंबरिंग में करते हैं। उसी तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो कोणधारी वन होते हैं, यानी टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है, टेम्परेट रीजन में जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, वहाँ पर ये व्यापारिक स्तर पर कार्य किया जाता है। वहाँ पर ये जो वर्क है ये कमर्शियल लेवल पे किया जाता है। ये कमर्शियल लेवल पे इसलिए किया जाता है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर एक ही वृक्ष की अधिकता होती है। जनरली जो है फॉरेस्ट में एक सिंगुलर ट्री जो होता है उसकी ही आपको जो है लार्ज नंबर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज
ऑफ सेम काइंड के लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही जो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन क्षेत्र है, जो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, वहाँ पर और क्यों किया जाता है ये वर्क, वहाँ पर ये सारा वर्क जो है वो मशीनीकृत किया जाता है ना, मैकेनाइज्ड या मैकेनिकली ये पूरा का पूरा वर्क किया जाता है। कौन कौन से वर्क मैकेनिकली किए जाते हैं, तो लकड़ी काटना, लट्ठे बनाना, आरा मशीनों में भेजना, वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या टेम्परेट कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट है वहाँ पर मैकेनिकली पूरी तरह से किए जाते हैं, यानी कटिंग, वुड कटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट, मेकिंग लॉग्स और ट्रांसपोर्टिंग देम टू द सॉ मशीन, जो है ये पूरी तरह सारे वर्क मैकेनिकली कंप्लीट किए जाते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, क्यों ये रीज़न है कि टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ही क्यों ज़्यादा कमर्शियल लेवल पर ये वर्क किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डेवलप्ड है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, या जो हम कहें परिवहन की जो है यहाँ पर उपलब्धता है। यहाँ पर जो कमर्शियली लेवल पर जो लंबरिंग का वर्क होता है, यानी व्यापारिक स्तर पर जो है पूरा का पूरा जो लकड़ी काटने का कार्य होता है, ये कार्य जो है, इसके बाद जो है कागज और पैकिंग सामग्री का जो बिजनेस है, कागज और पैकिंग सामग्री यानी पेपर एंड पैकिंग मटेरियल का जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, उसमें सारा का सारा यूज़ किया जाता है। और एरिया की बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये पूरा आज के टाइम में लंबरिंग या लकड़ी काटना जो है वो डेवलप है, तो उनमें कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड और यूएसए का नाम आता है। कनाडा की तो जब हमने बात करी थी शुरुआत में प्राइमरी ऑक्यूपेशन की, तो वहाँ पर कनाडा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज ये एक वन ऑफ द ऐसी कंट्री है जो अपने लकड़ी काटने यानी लंबरिंग के प्राइमरी ऑक्यूपेशन के कारण, प्राथमिक उद्योग के कारण डेवलप्ड कंट्री में चेंज हुई, यानी यहाँ पर इस कंट्री के डेवलप्ड कंट्री बनने या विकसित देश बनने में जो है, या विकसित अर्थव्यवस्था बनने में जो है, लंबरिंग या लकड़ी काटने का बहुत बड़ा रोल रहा। तो वन ऑफ दैट ये ऐसी कंट्री है जो मानी जाती है कि भाई इसकी डेवलपमेंट के पीछे लकड़ी काटना या हम कहें लंबरिंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जनरली जो है लंबरिंग या लकड़ी काटना, उसका जो यूज़ है इसका काफ़ी ज़्यादा है लकड़ी का, क्योंकि उपयोग हम लोग फर्नीचर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, मैच बॉक्स बनाने में, पैकिंग इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट में, काफ़ी जगहों पे करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस, इस प्राइमरी ऑक्यूपेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा जो है बनी हुई है। अब एक चीज़ पर एक बहुत नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं हम लोग, या नकारात्मक बिंदु जो हमें देखने को मिलता है इससे, कि भाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा बिजनेस है, इसमें लकड़ी को या पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है, नीड को फुलफिल करने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है ना। अब उससे क्या हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्रीज नहीं रहेंगे, तो फिर जो पेड़ों की जड़ें जो हमें डेन्यूडेशन से बचाती हैं, है ना, जो पेड़ों की जड़ें अपर्दन और अपक्षय से बचाती हैं, वो नहीं रहती हैं, तो फिर जो है बाढ़ आने का खतरा और इस तरह की जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं वो हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो है हम बात जो करते हैं डेन्यूडेशन की बात हम लोग जो करते हैं, सॉइल इरोजन की, मृदा अपर्दन या सॉइल इरोजन की जो बात करते हैं, वो एक समस्या जो है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है इस लकड़ी काटने या लंबरिंग के बहुत ज़्यादा होने पर, अंधाधुंध तरीके से होने पर, और जो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है, और जो पर्यावरण का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रह पाता, डिसबैलेंस हो जाता है, और हम लोग उसका सबसे इम्पॉर्टेंट वो यही जानते हैं कि फिर जो है हमें नेचुरल हैजार्ड्स का सामना करना पड़ता है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, पेड़ों को बहुत ध्यान रख के समझदारी के साथ काटना चाहिए, समझदारी से उसका उपयोग करना चाहिए, तो ही हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लकड़ी काटना या नंबरिंग का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग जो है लास्ट इस चैप्टर के टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।